चलो गाइस आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाओ। इफ लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स नंबर इज 4 टाइम्स परचेज, क्या बोल रहा है वो, मतलब उसने एक हमें बता दिया कि P01 लास्ट ईयर्स का इज बोल रहा है, इज 4 टाइम्स ऑफ परचेज, 4 टाइम्स ऑफ P01 ऑफ परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर, ठीक है। देन फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन DB एंड F, मतलब डॉर्बिश बॉले और फिशर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपको ये कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कुछ हिंट मिल रहा है क्या आपको? कैसे करोगे? मुझे एक मिनट, सॉल्यूशंस मत देखो, नहीं देखोगे, सिर्फ आपके पास ये एक हिंट दिया है, कैसे करोगे? ऑब्वियसली इसके फॉर्मूलेज डाल दे, यहाँ पे इसके फॉर्मूलेज डाल दे, ठीक है। चलो आ जाओ फॉर्मूलेज डालते हैं। समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 तो पता ही था हमें, यहाँ पे भी समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 पता ही था, ये इक्वल टू ये 4 टाइम्स, ठीक है। अब लास्ट पेस की बात कर रहा था तो Q0 और परचेज की बात कर रहा है तो Q1, इतनी चीज़ें आपको आती है, यहाँ तक पता है, ओके। अब कैसे करोगे यहाँ पे ये चीज़ आप बताओगे, ठीक है। प्रेजेंटेशन जब आप लोग करोगे तो आप यहाँ पे बताओगे कि भाई लास्ट ईयर जो है ये इसका फॉर्मूला ये होता है, परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ये होता है, एंड सिंस इट इज गिवन दैट लास्ट ईयर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ परचेज, तो हमारा ये एक इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी इंटू 100 था और यहाँ पे भी इंटू 100 था, ये जो पार्ट है ना, ये इंटू 100 ये तो पार्ट हो जाता है कैंसिल, ठीक है। तो अब बस इतना बचा, मतलब इतना बचा। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा बताओ मुझे, सोचो आगे क्या करोगे, आगे क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कुछ हिंट। डीबी निकालना है ना, डीबी निकालना है ना। क्या इसको कैरी ऑन करके, क्या इसको, ये इक्वेशन को कैरी ऑन करके, ये जो हमारा आया है, ठीक है, इसको कैरी ऑन करके, एक मिनट मैं यहाँ से 100 हटा दूँ, समझ में आएगा ना आपको, 100 हटाया तो, ठीक है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ ना, क्या इसको कैरी ऑन करके डीबी और फिशर्स को प्रूव कर सकते हो? क्या कुछ रिलेशनशिप बिटवीन निकाल सकते हो? नहीं। तो एक काम करो ना, डीबी का फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे डीबी लिख लो। डीबी क्या था? L प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से लिख लो, समेशन ऑफ P1 Q0 समेशन ऑफ P0 Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 Q1, या ऐसे लिख लो, या फिर हम एक काम करते हैं ना, हम एक काम करते हैं, फॉर्मूले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले लिखेंगे ना तो और खिचड़ी बन जाएगा, तो हमने वाले मेथड को भी पूरा हटा दिया, ठीक है। एक स्टेप और थोड़ा सा कुछ शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। अगर हमने ऐसा किया डियर कि ये लास्ट पेज को हमने अगर ए ले लिया और ये परचेज को अगर बी ले लिया, तो बोलो ना, जो लास्ट पेज है, ठीक है, डी बी इक्वल टू एल प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, तो मैं ऐसे बोल दूँ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अरे यस और नो? तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ बी आ रहा है आंसर। ए कितना आ रहा है? 4 टाइम्स ऑफ बी। ऊपर से इक्वेशन देखो ना, दिख रहा है ऊपर का इक्वेशन, समझ में आ रहा है? मैम नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। अच्छा ठीक है, सारी चीज़ें जाने दो, एक बार वापस से पूरा शिद्दत से देखो। यहाँ तक तो क्लियर था आप लोगों को? क्या आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? टेल मी गाइस, कन्फ्यूजन का सवाल नहीं, यहाँ तक क्लियर है क्या? एवरी वन ऑफ यू टेल मी, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन में बोल दिया लास्ट पेज 4 टाइम्स परचेज, ओके, वी सेड ओके, ठीक है। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, हमने लास्ट पेज को अज्यूम क्या किया है, ए, और परचेज को क्या बोल दिया है, ये P01 ऑफ जो लास्ट पेज है ना, इसको हमने ए लिया है, और P01 जो परचेज का है उसको हमने बी अज्यूम किया है, ठीक है। तो अब ये लास्ट पेज है, तो A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B। अब ये समझ में आया क्या? नेक्स्ट स्टेप फटाफट से, यहाँ पे यस नो फटाफट से बता दो, ये पार्ट समझ में आया क्या? A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B, ये समझ में आया क्या? देखो अपन ने गलतियां भी करी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये L इज इक्वल टू 4P का पूरा ये किया,
ठीक है, पूरा फॉर्मूला लिखा हमने कि समेशन ऑफ, ये देखो ये वाला पार्ट हमने लिखा, और इसको देख के हमें एक चीज एनालिसिस की भाई कि तेरे को लेके हम डीबी को प्रूफ नहीं कर सकते, तेरे को लेके हम फिशर्स को प्रूफ नहीं कर सकते, ठीक है। डीबी का फॉर्मूला भी लिख लिया तो वो भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था, तो उसको भी मिटा दिया, मतलब दो मेथड्स नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा एक मेथड शॉर्टकट माइंड में आया कि क्यों ना तेरे को ए ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट पेज तुमको ए ले लेते हैं, पाचेस तुमको बी ले लेते हैं, तो ए इज इक्वल टू 4b। और डीबी क्या होता है, डीबी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डीबी क्या होता है, L प्लस पी डिवाइडेड बाय 2, P01 ऑफ L P01 ऑफ P डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या, A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और इस A के बदले में क्या हम 4b लिख सकते हैं, 4b प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो क्या मैं इधर 5b बाय 2 लिख दूं, क्या मैं यहाँ पे आपके लिए 2.5b लिख दूं, टेल मी। अच्छा इंटू 100 है, इंटू 100 मत भूलना, इंटू 100 मत भूलना। तो अरे बाप रे, इंटू 100 भी तो था ना, तो ये कितना हो जाएगा 5b, ये हो जाएगा इंटू 100, तो 2.5 इंटू 100 हो जाएगा आपका 250b। समझ में आ रहा है क्या, db कितना हो जाएगा 250 टाइम्स ऑफ परचेस। समझ में आ रहा है, बताओ, देखो स्क्रीन देख लो एक बार, समझ में आया क्या किया, क्या किया है, वापस से देखो, L प्लस पी डिवाइडेड बाय 2, तो उस लास्ट पेज के प्राइस इंडेक्स नंबर को हमने A लिया, परचेज के प्राइस इंडेक्स नंबर को हमने B लिया, तो A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 किया। अब ऊपर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर साफ साफ दे दिया है, क्या दे दिया ऊपर क्वेश्चन में कि A इज इक्वल टू 4b, तो वही हमने यूज़ किया, ये A इक्वल टू 4b यूज़ कर लिया, तो ये 5/2 आ गया, 5b/2 आ गया, इंटू 100 है, तो ये कितना आ जाएगा 250b। समझ में आया, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, यहाँ तक टिल हियर एनी स्टूडेंट एनी डाउट। देखो एग्जाम में ना एकदम से क्लिक नहीं होता, मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बोला था क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 11 इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ठीक है, एग्जाम के मोमेंट पे ये चीज़ें रिवाइज करके जानी है। बोलो यहाँ तक क्लियर एवरी वन ऑफ यू, एनी डाउट्स बता दो फटाफट से, नो डाउट्स, ओके। तो अब दिखा दूँ सॉल्यूशन आपको, ये लो, समझा, इजी था ना, ये रहा तुम्हारा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, इधर a के बदले में 4b लिखा, 5b/2, ये हो गया आपका 250b। समझ में आ रहा है, तो db का क्या रिलेशन आ रहा है 250b आ रहा है, ओके। अब इसी तरह से फिशर्स का देखते हैं ज़रा, फिशर्स की बात करते हैं, फिशर्स का फॉर्मूला भी याद है क्या थोड़ा भी, db के बाद में फिशर्स था ना, वो l प्लस पी डिवाइडेड बाय 2 था, तो फिशर्स क्या था अंडर रूट ऑफ l इंटू पी था, याद आ रहा है क्या, इंटू 100, इंटू 100 मत भूलना, ओके। तो L इंटू पी डिवाइडेड L इंटू पी अंडर रूट ऑफ L इंटू पी, L को हमने A लिया था, P को हमने B लिया था, इंटू 100। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। सिंस इट इज गिवन इन क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट A इज इक्वल टू 4b, A क्या है लास्ट पेज क्या है 4 टाइम्स है परचेस का, ठीक है, तो हम A के बदले में 4b लिख लें, तो ये हो जाएगा 4b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b का होल स्क्वायर, अंडर रूट और ये स्क्वायर हो जाएगा कैंसल ईच अदर, ये कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 100 मत भूलना, यहाँ पे इंटू 100 है, यहाँ पे भी इंटू 100 है, ठीक है, तो ये कितना रहेगा 200b। फिशर्स का क्या रिलेशन आता है परचेस से 200b। समझ में आ रहा है यहाँ तक, बोलो फिशर्स समझ में आया एवरीवन, फिशर्स समझ में आया पक्का, पक्का। L की जगह A लिखा, P की जगह हमने भाई B लिखा, डन, बहुत सिंपल सा पार्ट था, क्वेश्चन में दे दिया था A इक्वल टू 4b, बस वही कंसेप्ट को यूज करके हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये देख लो, अभी इधर देख लो, सॉल्यूशन देख लो, 4b का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका। ठीक है मैम, आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया क्या अपना? नहीं, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डीबी एंड फिशेस। अच्छा, डीबी और फिशेस के बीच में क्या रिलेशन है? अरे प्रभु, अभी तो सिर्फ डीबी आया, अभी तो सिर्फ फिशेस आया है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप, डीबी कितना आया था, डीबी कितना आया था आपका, P01 डीबी कितना आया था, और ये P01 फिशर्स कितना आया था, ये आया था 250 250B, और ये आया था तुम्हारा 200B, है ना। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने बोला है, तो हम एक दूसरे को डिवाइड कर ले क्या। P01 DB अपॉन P01 ऑफ फिशर इज इक्वल टू 250B अपॉन 200B। ये समझ में आ रहा है? अब कैंसिल करोगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, तो इट मीन्स P01 DB अपॉन P01 फिशर्स, या मैं फिशर्स को हटा ही दूँ यहाँ से, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने बोला, ठीक है, इज इक्वल टू 5/4, और ये जो फिशर था ये साइड चला गया, तो P01 फिशर। डन। अब रिलेशनशिप आ गया, अब रिलेशनशिप आ गया, ये लिखो, दिस इज योर आंसर। समझ में आया? टेक्स्ट बुक में आंसर गलत है, ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, उसको जाने दो, अपना आंसर सॉल्यूशन करेक्ट है, बट आपको समझ में आया क्या? स्टार्टिंग से एक बार देख लो, मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्या बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला था कि लास्ट पेयर का अगर L जो है वो 4 टाइम्स ऑफ P है, L जो है वो 4 टाइम्स ऑफ P है। इतना ध्यान रखना, जब इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो प्रॉपर शिद्दत और ईमानदारी से P01 ब्रैकेट में L इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ P01 ब्रैकेट में P, ऐसे लिखना, ठीक है, जैसे हमने लिखा है। उसके बाद में आपने इसको एक्सपैंड किया, और जब आपने एक्सपैंड किया तो आपको एक चीज़ ध्यान में, यार एक्सपैंड करके तो कोई सेंस ही नहीं बनता, इसका कोई हमें थोड़ी ना कोई शॉर्टकट या कुछ पता है, एक्सपैंड करके कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को एक्सपैंड करके हमें ये पता चल गया कि नो यूज़ ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो हमने क्या सोचा, ठीक है यार चल, डीबी में भी एल और पी का यूज होता है, तो अगर हम इस पूरे को किसको, अगर हम इस पूरे को ही अगर ए ले ले, और अगर हम इस पूरे को ही अगर बी ले ले, तो ए इज इक्वल टू 4b हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। डीबी का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और उस ए के बदले में मैं हर एक जगह 4b यूज कर सकती हूँ, मतलब 5/2 इंटू 100, 5/2 करोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 इंटू 100 करोगे तो 250b आ जाएगा, डीबी आ गया। अब आ जाएगा फिशर, क्यों, क्योंकि मैम डीबी और फिशर क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि डीबी और फिशर के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, डीबी और फिशर के बीच का रिलेशनशिप पूछा है, इसलिए पहले डीबी निकाला फिर फिशर निकाला, और इन दोनों को बाद में इनटू करो, डिवाइड करो, कुछ तो भी रिलेशन निकाल के दो। तो हमने यहाँ पे इनको डिवाइड किया, एक मिनट, पहले फिशर देख लो, अंडर रूट ऑफ एल इंटू बी इंटू 100, ए इंटू बी इंटू 100 हो जाएगा ये, तो ए के बदले में हम लोग 4b लिख दे क्या, तो ये 4b इंटू बी हो जाएगा 4b का स्क्वायर। जैसे ये हुआ b का स्क्वायर हुआ, वैसे ही माइंड में क्लिक हुआ, यार अगर ये 2 का भी स्क्वायर कर देना तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये लो मैंने 2b का होल स्क्वायर कर दिया, ये स्क्वायर रूट ये हो गया कैंसिल, डन, ये हो जाएगा आपका 200b। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात आती है रिलेशन निकाल लो यार, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, ना डीबी पूछा ना फिशर पूछा, क्वेश्चन में पूछा है रिलेशनशिप निकाल के दो। रिलेशनशिप निकालने के लिए पहले डीबी निकाला फिर फिशर निकाला, अब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप निकालना है, तो ठीक है ना, आपस में इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ये आया 250 अपॉन 200, ठीक है, और ये भी इधर भी बी इधर भी बी था। समझ में आया क्या गई, समझ में आया क्या, बोलो। ये बी 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 कैंसिल हो गया था, तो ये 5/4 हो गया, अब ये 5/4 है, और इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके गए, राइट हैंड साइड लेके गए, तो दिस विल बी योर रिलेशनशिप। डन एवरीवन, समझ में आया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है।
एग्जाम में क्लिक ये होना चाहिए कि भाई रिलेशनशिप पूछा है तो पहले डीबी निकालो, फिर फिशर निकालो, फिर उसको इनटू कर लो या तो डिवाइड कर लो, कुछ आपस में रिलेशन निकाल दो। समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू एकदम अच्छी तरह से समझा क्या? फटाफट से कमेंट कर दो यार। यस के अलावा कुछ और कमेंट करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से समझेगा और हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो जाएगा। समझा? डन? थर्ड? ओके, नो डाउट्स, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इफ अगर डीबी और फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर 5 है और 4 है, ठीक है, 5 और 4 है, ठीक है, देन फाइंड लास्ट पेयर एंड परचेज प्राइस इंडेक्स नंबर। अरे तेरी, सुनो ना, टेंशन मत लो, जितना आता है अपन गलतियां करेंगे, फिर से अपने आप को करेक्ट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। जितनी गलती करनी है अपन को यहीं पे क्लास में करनी है। तो तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे सबसे पहले P01 ऑफ DB ये दे दिया है 5, P01 ऑफ फिशर ये दे दिया है 4, रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो जो पहले दिया वो पहले, ये पहले था, DB पहले था तो ये 5, ठीक है, ये समझ में आ रहा है? ओके, ये बहुत बेसिक चीज़ है। देन फाइंड लास्ट पेयर एंड प्राइस इंडेक्स नंबर। L और P को फाइंड करना है, निकाल सकते हैं ना यार। अगर L और P से तुमने रिलेशनशिप निकाली तो ये दे दिया है, ठीक है, DB और F दे दिया है, तो तुम L और P नहीं निकाल सकते हो? मैम कैसे निकालेंगे? बिल्कुल निकाल लो। यहाँ पे एक काम करो, अगेन लेट कर लो, L को मान लो A और परचेज को मान लो, मतलब पूरा, एक मिनट यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको पूरा अच्छी P01 ऑफ L मान लो आप A है, P01 ऑफ आप P मान लो कि वो B है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमने अज्यूम किया। अब क्या करेंगे? अब बहुत सिंपल है ना, DB का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और ये क्या है? अंडर रूट ऑफ A इंटू बी इज इक्वल टू 4, तो ये A इंटू बी, ये जो रूट है ये अगर अपोजिट साइड जाएगा तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, मतलब A इज इक्वल टू या 16 अपॉन B। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ और इससे यहाँ पे पुट करूँ, अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया जाए तो 16B आता है ना, बराबर ना, प्लस B अपॉन 2। क्या किया है ये A जो है ना, ये यहाँ इक्वेशन 1 को पुट किया। मैम एक बार सॉल्यूशन दिखा दो, थोड़ा सा रुकोगे या पहले देखना है? ये लो, इक्वेशन 1 तुम्हारा ये आ रहा है, छोड़ो वो भी छोड़ो, इक्वेशन 1 आपका ये आ रहा है, ये देख लो आप। उन्होंने x प्लस वाई लिया है, x और y लिया है, हमने a प्लस बी लिया है, चलेगा ना? चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन अपनी करेक्ट आ रही है, सेकंड की तरफ चले जाओ। ये देखो, इन्होंने y इक्वल टू 16x, किसी को भी ले लो, वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस, अपना तो काम इतना सा है ना। चलो आ जाओ, अपन करेक्ट कर रहे हैं, चिंता मत करो। अब कैसे करेंगे अपन? इक्वल टू 5 बोला है, तो ये 5 2 तो 10 हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 16B प्लस B इज इक्वल टू 5 2 10। ये एक इक्वेशन आ रही है यहाँ पे, करेक्ट किया ना अपन ने? हाँ जी करेक्ट तो किया, फिर क्या दिक्कत आ रही है? बस ये इक्वेशन को अभी एग्जैक्टली आप लोग आगे जाके सॉल्व करो। तो यहाँ से आपको पहले b निकलेगा, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इस b को वापस इक्वेशन 2 में डालना, यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर मतलब ये देखो बताते हो, चलो आ जाओ करो, वापस से करो। पहले मुझे इतना बता दो, आपको ये दो इक्वेशन समझ में आया क्या? तुम लोग बोलोगे यार मैम नहीं समझ आया, यहाँ पे a दिया है, इधर b दिया है, आपने a b से किया है, यहाँ पे बुक में x लिया है। अगर मुझे इन दोनों को x और y भी लेना है ना, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी db क्या पता है आपको, ये बता दो मुझे, db क्या पता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5,
अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। डी बी है ना, एल प्लस पी डिवाइडेड बाई 2, वही किया मैंने। अरे एक्स, एल को एक्स लिया, पी को पाचेस को वाई लिया, तो एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 5, ये एक इक्वेशन आया। इस इक्वेशन को और सॉल्व कर लिया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 आया। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 फिशर्स क्या होता है, फिशर्स अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 4 होता है। और उसके बाद में ये जो अंडर रूट है, ये जो अंडर रूट है अपोजिट साइड जाएगा, तो x इंटू वाई इक्वल टू आपका 4 4 16। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। इतना समझ में आया क्या? ये 2 इक्वेशन समझ में आ गए क्या? पहले इतना बता दो, 2 इक्वेशन समझ में आ गए क्या आप लोगों को? कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्स वाई ले लिया हमने, ए बी को हटा दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए करके आपको, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन मैच करवा सकूं। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इंटू वाई इज इक्वल टू 16। यहाँ तक तो समझ में आया, यहाँ तक तो कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन में भी उन्होंने ये बोला कि डीबी दिया है 5, फिशर दिया है 4, तो आप एल निकालो और पी निकालो। तो हमने एल को एक्स ले लिया, पी को भाई वाई ले लिया, दोनों का इक्वेशंस बनाए, तो ये 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ तक क्लियर है? ओके, बढ़ो आगे। ये जो निकाला था ना तुमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ से y निकाल लो या x निकालना है x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने y किया है, y क्या हो जाएगा 16 अपॉन x, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट किया, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 में पुट किया। इसको x प्लस वाई कितना है 16 अपॉन x, y क्या है यहाँ पे 16 अपॉन x। यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब सिर्फ आपने सॉल्व करना है, अब सिर्फ सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो फटाफट से। एक्स स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10x, यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे x है, हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन सॉल्व करोगे, आपको x आ जाएगा 2 और x की वैल्यू आ जाएगी 8। क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज आएंगी। जब x 2 है, जब x की वैल्यू 2 आती है तो y कितना हो जाएगा? जब x की वैल्यू 2 आती है तो y कितना हो जाएगा? मैम कैसे निकालोगे? अरे कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फर्स्ट वाले में पुट करना है या सेकंड वाले में करना है? मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड वाला इजी है, सेकंड में पुट कर लो। x दे दिया है आपको 2 इंटू वाई इक्वल टू 16, y कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, यहाँ पे आ जाएगा y 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 16, यहाँ पे y आ जाएगा तुम्हारा 2। समझ में आ रहा है? जब x 2 है तो y आता है 8, जब x 8 है तो y आता है 2। समझ में आया? बोलो, कुछ भी नहीं था रे यहाँ पे, तो सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी थी, वैल्यूज निकालनी थी, और ये आ गया ना तुम्हारा। जब x 2 है, मतलब जब लास्ट पेयर्स x है तो पाचेज 8 हो जाएगा, जब लास्ट पेयर्स 8 है तो पाचेज 2 हो जाएगा। सिंपल। टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, हटा दो। ठीक है, अपना सॉल्यूशन करेक्ट है। समझ में आया क्या? बता दो मुझे फटाफट से। ये देखो जो मैंने अभी बोला वो वही है, अगर लास्ट पेयर्स 8 है तो पाचेज 2 हो जाएगा, अगर पाचेज 8 है तो लास्ट पेयर्स 2 हो जाएगा। इस तरह से एक्सप्लेन करोगे, एक्स और वाई में नहीं। दिस इज योर मेन आंसर, दिस इज योर मेन आंसर डियर एवरीवन। ये आपका मेन आंसर था। समझ में आया क्या? बोल दो एक बार वापस, बताओ क्या था। एनीवन वांट मी टू रिपीट? करना है वापस से रिपीट? कुछ नहीं था, नहीं बोलोगे तो भी मैं करने वाली हूँ, बिकॉज ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डीबी दे दिया था, डीबी दे दिया 5, फिशर दे दिया 4, एल और पी निकालना है। मुझे इतना समझ में आ रहा था कि यार डीबी में एल और पी दोनों है, फिशर में भी एल और पी दोनों इंक्लूड है, तो अगर हमने एल को एक्स ले लिया या ए ले लिया, वॉट एवर, ठीक है। अगर आपने इसको क्या बोलते हैं, लास्ट पेयर्स को एक्स ले लिया और अगर आपने पाचेस को वाई ले लिया, तो सिचुएशन बहुत आसान हो जाएगी करने के लिए। ठीक है, फिर जो भी गिवन डेटा है हमने उसमें पुट किया, हमने यहाँ पे पुट किया, इसमें पुट किया। DB 5 है, मतलब x प्लस वाई अपॉन 2 5 है,
फिशर्स 4 है, मतलब अंडर रूट ऑफ x इंटू वाई 4 है। बस यहीं से दो इक्वेशन निकाले फटाफट से, यहीं से दो इक्वेशन निकाले, यहीं से हमने y की वैल्यू ली 16/x, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, x इक्वल टू 2 फाइंड किया, x इक्वल टू 8 फाइंड किया। जब x 2 है तो 5 8 हो जाएगा, ठीक है। और जब लास्ट पेयर्स 8 है तो 5 क्या हो जाएगा 2। समझ में आया? सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा था। इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा टेक्निकल तो फर्स्ट वाला पार्ट था। समझ में आया? क्लियर? यस और नो? डन। तो गाइज एक्सरसाइज 5.2 भी हो गया है फिनिश हमारा, और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं हमारे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर आपको एक मोटा मोटा बता दूं कि यार एक फैमिली के जो इतने भी खर्चे वगैरह होते हैं, कॉस्ट, ध्यान से देखो, रहने का, लिविंग का कॉस्ट, लिविंग का कॉस्ट, इस चीज़ का यहाँ पे आप इंडेक्स नंबर पढ़ोगे। मतलब यहाँ पे आप खर्चा बताओगे कि एक फैमिली को रहने का कितना खर्चा होता है। चलो आ जाओ, रीड आउट करते हैं फटाफट से। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी फैमिली इन द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन इनकम। अरे अगर कोई फैमिली का स्टैंडर्ड कितना वो मेंटेन करते हैं, स्टैंडर्ड मेंटेन करना मैडम मतलब अरे बाबा बाइक से चले जाओ या कार से चले जाओ, इट डिपेंड्स अपॉन योर इनकम एंड प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज दैट आर कंज्यूम बाय द फैमिली। और एक तो अपनी इनकम पे, एक अपनी औकात पे, और एक बाहर जो प्राइसेस इंक्लूडेड है, बाहर जो प्राइसेस चल रही है मार्केट में, उस पर डिपेंड होता है। अगर वो बहुत कॉस्टली होगी तो हम लोग कार तो नहीं खरीद पाएंगे, फिर हमें बाइक में समहाउ गुजारा करना पड़ेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक तुम्हारी इनकम पे और एक बाहर डिफरेंट कमोडिटीज की जो प्राइसेस है उस पर। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है तो वो डिफरेंट फैमिलीज को डिफरेंट अलग अलग तरह से इफेक्ट करेगा। अगर मार्केट में जो प्राइसेस है, जो गुड्स की प्राइसेस है, कमोडिटीज की प्राइसेस है, या मैं इन शॉर्ट ऐसा बोल दूं कि अगर महंगाई बढ़ जाती है तो हर एक फैमिली पे अलग अलग इम्पैक्ट होगा। समझो, जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू योर मिडिल क्लास एंड हायर क्लास। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके। तो सेम चीज़ लिखा है यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो इंडेक्स होता है, जो खर्चा होता है, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, इट विल नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ अ रिच फैमिली। एक रिच फैमिली को, अंबानी जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर पेट्रोल का जो भाव है वो 200 रुपये लीटर भी क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर ऑनेस्टली पेट्रोल का भाव 200 रुपये लीटर हो गया ना, तो सच में फिर हम सोचना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है? फिर हम सोचना शुरू कर देंगे। इतना सा पार्ट है फिर यहाँ पे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है? इट मेजर्स द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन प्राइस ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल। मतलब बाहर जो प्राइसेस बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, उसका हमारे खर्चों पे, हमारे कॉस्ट, हमारे रहने के कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये समझ में आया क्या? बताओ, यहां तक क्लियर है एवरीवन? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, लिविंग का खर्चा, उसका अब हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। क्लियर? डन? बढ़े आगे। जो भी बोला ना वही चीजें दी है, कुछ अलग नहीं दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ फॉलोइंग स्टेप्स है कि सबसे पहले आप बेस नंबर चॉइस करो, अपने बेस नंबर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कमोडिटीज बेस ईयर लिया पहले आपने, फिर कमोडिटीज, कौन सी कमोडिटीज आप देख रहे हो उसकी चॉइसेस करो, प्राइसेस की चॉइस करो। ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम में कुछ नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग हमारे इसमें आता है। नो नीड फॉर दिस, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये देख लो कि पर्पस क्या है इंडेक्स नंबर का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज देयर ऑब्जेक्टिव। Obviously, the steps to be viewed in light for the purpose of particular index is to be prepared. Every index number is prepared with specific purpose. हाँ, हर एक इंडेक्स नंबर जब प्रिपेयर्ड हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा। नो इंडेक्स नंबर कैन बी ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर। ऑब्वियसली मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक इंडेक्स नंबर है वो ऑल पर्पस इंडेक्स नंबर है। हर एक इंडेक्स नंबर का अलग अलग उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है।
समझ में आ रहा है? जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अगर मार्केट में जो प्राइसेस बढ़ जाती है तो उसका तुम्हारी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या, उसका तुम्हारी रहन सहन पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो बताता है। ठीक है, चलो आ जाओ। नाउ मेथड्स टू कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको हम लोग शॉर्ट में ये CLI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CLI, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स CLI बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ओके। अब दो मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। एक मेथड है तुम्हारा खर्चे वाला मेथड, एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हुआ है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे? कितना खर्चा हुआ आज, कितना खर्चा हुआ मैडम, कितना कमोडिटी खरीदा तुमने आज? मान लो 10 पेन खरीदा है मैम, आज हमने 10 पेन खरीदा है और वो हर एक पेन 100 रुपये का है, तो आज हमने 1000 रुपये खर्चे किए हैं। और पहले 8 पेन खरीदते थे हम लोग 10 रुपये में, तो पहले हम 80 रुपये खर्चा करते थे। तो बस यही तो है मैम। एक मिनट, मतलब यहाँ पे आपने क्या किया, ये था तुम्हारा क्वांटिटी, करेंट ईयर की क्वांटिटी। यहाँ पे आप एक मिनट 10 लो, इधर 10 लो, 10 पेन, हाँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। ठीक है, मतलब आज भी तुम 10 पेन यूज कर रहे हो और पहले 10 पेन यूज करते थे, तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है? 10 पेन, पहले 10 पेन बेस ईयर में, मतलब मान लो 2010 में जब तुम 10 पेन खरीदते थे, ठीक है, या 10 रुपये भी नहीं यार, पार्कर का पेन खरीदोगे तो कम से कम 80 रुपीज़ का तो आता होगा, यस और नो? तो 800 रुपये ले लो। ठीक है, हाँ अब तो भी ठीक है, पार्कर पेन की बात बोल रही हूँ मैं। ठीक है, पार्कर और एल्स पायलट और एनीथिंग। ठीक है, 2010 में जब हम लोग 10 पेन खरीदते थे तो 80 रुपये में आता था, और आज 2021 में जब हम ये 10 पेन खरीद रहे हैं तो वो जो पेन कितने का आ रहा है? 100 रुपये का आ रहा है। तो वो 10 पेन का कॉस्ट बढ़ गया, ये 10 पेन का क्या बढ़ गया है? कॉस्ट बढ़ गया। प्राइस बढ़ने के कारण तुम्हारे क्या बोलते हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। एक बात बोलूँ, ये क्या है पता है? ये 10 पेन बोला तो क्यों, 10 पेन पहले भी यूज़ करते थे ना, तो क्यों ज़ीरो, प्राइस 0 प्राइस 1, फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है। या एक तरह से ये भी छोड़ो, शॉर्ट में अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ, शॉर्ट में लास्पियस पढ़ा, लास्पियस बोलो ना, लास्पियस के फॉर्मूले याद है क्या? मैडम कैसी बात कर रहे हो, एकदम तोड़ तरह से याद है। P1/P0, Q0 लास्ट ईयर का लेने का, वही है, ये वही है। CLI एक्सपेंडिचर मेथड, कितना खर्चा होगा, वेटेड एग्रीगेट मेथड, कितना टोटल, कितना एग्रीगेट हो रहा है, ठीक है, टोटल कितना खर्चा हो रहा है, लास्ट पीयर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेना, दिस विल बी योर लास्ट पीयर्स। समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली सेम है वो आपके लास्ट पीयर्स से, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे बाबा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एक है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, कितना खर्चा हुआ, तो आज कितना खर्चा हुआ, पहले कितना खर्चा होता था, आज कितना खर्चा हुआ, वो 10 पेन का। अब एग्जाम्पल थोड़ा याद रखो, आपको पहले एक बार इजी बता दिया ना, एक बार बता दिया कि फॉर्मूले बहुत इजी है, लर्न हो गए। अब आप देखो, ये 10 पेन आज 100 रुपये का है, पहले 80 रुपये का था। ये 10 पेन का आज कितना खर्चा, ये 10 पेन का आज कितना खर्चा, और ये 10 पेन का पहले कितना खर्चा। अब समझ में आया? बोलो, अब समझ में आया आपको? इस लास्पियस जी को आप ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड क्यों बोल रहे हो? ठीक है, परचेज को क्यों इंक्लूड नहीं किया? समझ में आ रहा है? अग्रीड, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, खर्चा कितना हो रहा है, प्राइसेस बढ़ने के कारण तुम्हारे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। डन? समझ में आया? फटाफट से बोल दो, एवरीवन क्लियर? ओके, तो अब बात आती है, अच्छा दो, अच्छा ठीक है चलो कर लेते हैं। अब बात आती है, नहीं होगा ना,
जस्ट अ सेकेंड, अभी देखो तो अभी थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा ठीक है, चलो आ जाओ। फिर बात आती है कि फैमिली का बजट, फैमिली बजट मेथड निकालना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल रहे हो आप, तुम्हारे खर्चा निकाल रहे हो, ठीक है, कि प्राइस का कितना इम्पैक्ट होता है आपके इसमें, तो आप फैमिली के बजट मेथड है, यहाँ पे एक फैमिली बजट मेथड है। एक मेथड है आपका एक खर्चा, एक मेथड था तुम्हारा खर्चे वाला मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो दूसरा मेथड है तुम्हारा फैमिली का बजट मेथड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे क्या करोगे, बहुत सिंपल सा पार्ट है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ W। अब यहाँ पे ये I क्या है पता है क्या आपको, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये क्या आपका I है, ठीक है। और समेशन ऑफ W क्या है, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी, बेस ईयर का प्राइस, सारी चीज़ें बेस ईयर की है, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये था आपका सेकंड मेथड। फॉर्मूला सिर्फ इतना रखो, सिर्फ ये वाला पार्ट याद रखो। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आपको आई निकालने बोला होता है और आपको डब्ल्यू निकालने बोला होता है, बट अगर निकालने बोला तो भी हमें पता है। आई कैसे निकालेंगे हम लोग, P1 बाई P0 इंटू 100, सिंपल है। और डब्ल्यू कैसे निकालेंगे, P0 Q0, क्लियर। सारी चीज़ें बेस ईयर के ले लेने का। फिर थर्ड वाला पार्ट आता है आपको यहाँ पे, थर्ड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रियल इनकम कितनी है तुम्हारी, रियल इनकम कितनी है। कई बार आपको क्वेश्चन में ये निकालने बोला होता है, ये रियल इनकम कैसे निकलेगा, जो तुम्हारी इनकम है ना अभी, उसको तुम ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर लो तो तुम्हारी रियल इनकम आ जाएगी। वापस से मैडम इंटू 100, अरे बिल्कुल इंटू 100, पूरे चैप्टर में इंटू 100 है, लेकिन सिवाय, ध्यान से सुनना, सिवाय इस जगह के, यहाँ पे इंटू 100 नहीं है। पूरे फॉर्मूले पूरे चैप्टर में इंटू 100 है, लेकिन यहाँ पे इंटू 100 नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तो ये एक पार्ट ना, ये छोटा सा टेक्निक ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान नहीं आता बच्चे मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करके आते हैं, इंटू 100 लिख के आते हैं, इंटू 100 हमेशा। अरे ये चैप्टर में तो इंटू 100 है ही है, ये मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ पढ़ाने के टाइम पे कि इस फॉर्मूले में, कौन से फॉर्मूले में, फैमिली बजट मेथड में इंटू 100 नहीं करोगे। क्लियर? ठीक है, मतलब ये जो मेन फॉर्मूला है इसमें नहीं करोगे। हाँ, अगर आई निकाल रहे हो तो फिर होने वाला है, ठीक है। चलो आ जाओ, रियल इनकम समझा। रियल इनकम कैसे निकालोगे, इनकम डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंटू 100। समझ में आया? तो गाइज ये वाली पार्ट को तो अभी के अभी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना और यहाँ पे लिख देना कि ये एक फॉर्मूला ऐसा है जहाँ पे इंटू 100 नहीं है। बुक में, टेक्स्ट बुक के टॉप ऑफ द पेज में ये चीज़ लिख कर रखो, टॉप में लिख कर रखो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? टेल मी गाइज, समझ में आया क्या? अरे बहुत इजी है, सिर्फ 3 तो फॉर्मूलेज है यार, फटाफट से बोलो। पहला क्या था, पहला तो लास्ट पेज ही था, कुछ रट्टा नहीं मारना था, ठीक है। दूसरा क्या था, IW अपॉन डब्ल्यू, बोलो ना, IW अपॉन डब्ल्यू। और तीसरा क्या था, रियल इनकम निकालने बोला, तो इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, वो आ जाएगी तुम्हारी इनकम, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस करो फटाफट से। एक्सरसाइज 5.3 क्या निकालने बोला है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालने बोला है। कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कौन सा मेथड लेंगे, कौन सा मेथड लोगे आप, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड लोगे आप, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे वो खर्चे की बात कर रहा है, ठीक है, ठीक है। अब P0 Q0 P1, अपना लास्ट पेज जी का फॉर्मूला क्या था, लास्ट पेज क्या था, बस फटाफट से उसके कॉलम बनाने का, इंटू 100 करने का, दैट्स इट, खत्म। अरे यस और नो बताओ मुझे फटाफट से, समझ में आ रहा है क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में समझा क्या क्या करना है, P1 को पहले Q0 से, फिर P0 को Q0 से, खत्म, इंटू 100, वापस से लास्ट पेज। मैडम नहीं समझा, अरे बब्बा ये P1 ये Q0, मैडम बिल्कुल नहीं समझ रहा। एक मिनट,
यहाँ पे कॉलम बनाओ, P1 Q0 और एक बनेगा आपका P0 Q0। करोगे, समेशन लोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, इनटू 100 करोगे, ये रहा आपका समेशन। इन दोनों को डिवाइड करोगे, दिस अपॉन दिस इंटू 100, 135.04। मुझे बताओ कुछ भी यहाँ नया था क्या? सिर्फ लास्ट पेज है और कुछ नहीं है। डन। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से, हाँ इजी है, स्मूथली आगे जाने दो, बिना दिमाग को तान, स्मूथली आगे जाने दो, ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 सेम। क्वेश्चन नंबर 2 सेम। फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, हाउस रेंट, ये क्या है? P0 है, ये क्या है? Q0 है, ये क्या है? P1 है। अगेन 2 कॉलम बन जाएंगे हमारे, P1 Q0 P0 Q0 के। लास्ट पेज लगाओगे यहाँ पे फॉर्मूला। अच्छा, लिखकर मत आना लास्ट पेज। ए भाई, लास्ट पेज लिखकर आओगे वहीं गलत होगा। ये सिर्फ लर्न करवाने के लिए है, ऐसा लर्न करवाने के लिए है, समझ रहे हो क्या? थोड़ा प्रीति मैडम की अभी तक तो आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी किस तरह से पढ़ाने की है, ठीक है? जब मुझे पता है वो लास्ट पेज है तो क्यों आपको अननेसेसरी एक्सपेंडिचर मेथड बोल के, वो भी मैंने करके भी दिखा दिया, ठीक है? एक्सपेंडिचर ही है वो, नथिंग एल्स। इट्स योर करंट एक्सपेंडिचर, आज का एक्सपेंडिचर अपॉन प्रीवियस ईयर का कितना एक्सपेंडिचर है। लेकिन क्या मतलब है, जब ये एल ही है तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्ट में एल बोलूँ, लेकिन एग्जाम में कहीं एल नहीं लिखोगे, वहाँ लिखोगे CLI इज इक्वल टू, और मन में बोलेगा अरे तू तो लास्ट पेज है, ठीक है, तुम तो लास्ट पेज हो, मन में बोलने का, वहाँ पे एग्जाम में कुछ काढ़ी मत करके आई हो। डन, क्लियर, ठीक है, डन। एग्जाम में नहीं, कहीं नहीं लिखना लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 3 फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, ये सेम P0 Q0 P1। अगेन प्रॉपर लिख के आने का कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू, यहां तक लिख के मन में बोले अरे तू तो लास्ट पेज है, फिर लास्ट पेज का फॉर्मूला लिखने का और सॉल्यूशन करने का, ठीक है? यहाँ इज्जतदारी से लिखना अग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है? कौन सा मेथड है ये? अग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अरे फिर हंसो मत दुष्टो, चलो समझा क्वेश्चन 1 2 3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। बेस ईयर की वेट दी है, करंट ईयर के प्राइस रिलेटिव्स दिए हैं I, ठीक है, आर गिवन इन द प्रॉब्लम क्वेश्चन 4 to 8। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालना, ठीक है? यहाँ पे क्या दे दिया तुमको? एक मिनट क्या दिया है? IW। पहले दिमाग में क्लिक करने का कि तेरे यहाँ पे इंटू नहीं है, तुम एक पहला फॉर्मूला हो जहां पे इंटू कुछ नहीं है, इंटू 100 नहीं है। समझ में आ रहा है कि मैं इंटू बोल रही हूँ, इंटू नहीं है मतलब क्या? इंटू 100 नहीं है, सिर्फ इतना ही फॉर्मूला है, छोटू सा फॉर्म, तो बस फटाफट से कर लो। लो, आई की टोटल की तो जरूरत नहीं है, फॉर्मूला क्या था वापस से लिख लो। लिखोगे इज्जतदारी से लिखोगे, बाय फैमिली बजट मेथड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW अपॉन W इंटू 100। नहीं, हाथ रोक लेना, ठीक है, वरना बुरी तरह फंसेंगे अपन। बस I के कॉलम W के कॉलम को इनटू किया, डिवाइड किया, ये लो समेशन, दैट्स इट योर सॉल्यूशन। डन 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 एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन I दिया है, अगेन W दिया है। लिखोगे बाय फैमिली बजट मेथड CLI कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू, मन में बोलने का, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इंटू 100 नहीं है, तो IW अपॉन समेशन ऑफ W, मतलब ये 3500 डिवाइडेड बाय 17, दैट्स इट, इंटू करोगे, दिस विल बी योर सॉल्यूशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ोगे तो वापस से IW दिया है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 तक, ठीक है? अब आता है फाइंड x। क्वेश्चन नंबर 7 की बात आती है, फाइंड x। x फाइंड करना है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दे दिया है 150, ओ तेरी, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करना, एग्जाम के 1-2 दिन पहले जो छुट्टियां रहती है ना अपनी, उसमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, इंपॉर्टेंट मत करो इसको। पूरे एक्सरसाइज में यही कुछ इंपॉर्टेंट था, ठीक है? वो भी बहुत सिंपल था, मतलब आपने ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन अपने 5.2 में कर लिए हैं, 5.1 में कर लिए हैं। 5.1 का जो आखिरी के 2 क्वेश्चन थे वो थे,
सेम वही है, देखो आओ, आई दे दिया, डब्ल्यू दे दिया है, ये दे दिया है एक्स, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लिख लेंगे, जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा लिखेंगे, इसका समेशन करेंगे, सम करोगे तो x प्लस 18 आएगा, 18x तो आएगा ही नहीं, सम कर रहे टोटल कर रहे हैं ना, तो x प्लस 18 आएगा या 18 प्लस x आएगा, एक ही बात है। फिर इसका भी सम करोगे आप, इन दोनों को इंटू करोगे तो यहाँ पे 100x आएगा, वापस इसका सम करोगे तो ये आएगा, डिवाइड करना है, इंटू 100 नहीं करना है, x आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये फॉर्मूला है आपका, CLI इज इक्वल टू समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ वेट। ठीक है, CLI दे दिया था आपको क्वेश्चन में 150, मैडम कहाँ दिया था, अरे इधर दिया था, टॉप ऑफ द पेज, टॉप पे दे दिया था कि x निकालना है अगर CLI 150 है, तो ये दे दिया था। अब आपने टोटल तो कर रखी है, इसकी टोटल क्या आ रही है, 100x प्लस 3600 अपॉन x प्लस 18, सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा जी, डन 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 डन। x की वैल्यू तो आराम से फाइंड आउट कर लोगे ना अभी, 150x, ठीक है, प्लस 18, ये यहाँ पे 150 इंटू 18 कितना होता है, 2700, ठीक है, 2700 इज इक्वल टू 100x प्लस 3600। अब ये यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा 50x, ये यहाँ जाएगा तो आ जाएगा आपका 900, ठीक है, x आ जाएगा आपका 900 अपॉन 5, सिंपल है, इज इक्वल टू इंटू 100 नहीं है, इंटू 100 नहीं है, ठीक है, बार बार बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, बहुत बच्चों को देखा है गलतियाँ करते हुए, मतलब यार पूरे बुक में, पूरे चैप्टर में अगर एक ही फॉर्मूला ऐसा है जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 100 नहीं है, तो आई डोंट नो यहाँ पे क्यों बच्चे गलती करके आते हैं। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ ही आपको मैंने कुछ कुछ चीज़ों से ऐसा प्रिकॉशन कर दिया, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। चलो बता दो फटाफट से, बोलो क्वेश्चन नंबर 7 समझा, क्वेश्चन 7 डन, क्वेश्चन 7 डन, डन एवरीवन, फिनिश, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 डिक्टो है, CLI दे दिया है 200, क्या बोलते हैं x की जगह दे दिया है y, फाइंड आउट करना है, तो ठीक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो हमारा I का कॉलम बनाना है, W का कॉलम बनाना है, IW का कॉलम बनाना है, सिर्फ और सिर्फ IW और W की टोटल लेनी है, और यहाँ पे लिख देना है 200 इज इक्वल टू 300y प्लस 2200y प्लस 14, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी कुछ 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। यस, अब कुछ अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, सिंपल है, अच्छा मतलब क्या, बहुत सिंपल है, आ जाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, इसको एक टैबलेट टेबल बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, थोड़ा अच्छी तरह से समझेगा। $1995 और ये है 1999, इस यहाँ पे CLI कितना दे दिया है 140, यहाँ पे CLI कितना दे दिया है 200, ठीक है। पर्सन अर्न्स, पर्सन यहाँ पे अर्न करता है, मतलब ये उस बंदे की इनकम है, देखो अ पर्सन अर्न्स 11,200 पर मंथ, तो ये इनकम है, इनकम कितनी दे दी है यहाँ पे 11,200 1995 की। व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग्स इन द ईयर 1999। अच्छा, यहाँ की इनकम पूछा है, यहाँ पे की इनकम आपको निकालने बोला है, ओके। इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन द ईयर ऑफ 1995, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हुए, तो कैसे करोगे यार, थोड़ा सा सोचो, सॉल्यूशंस मत देखो, थोड़ा सा खुद से सोचो, कैसे करोगे बताओ मुझे, कैसे करोगे, बोलो कैसे करोगे। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तुम्हारी 1995 में थी वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंटिन्यू कर रहे हो आप, वही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप लोग क्या कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो कैसे करेंगे हम लोग।
ये ऐसे क्यों हो रहा है? अच्छा बोलो, कुछ दिमाग आ रहा है? कुछ भी माइंड में आ रहा है? व्हाट शुड बी हिज मंथली अर्निंग्स? मेरे भी नहीं आ रहा है, आपके नहीं आ रहा है तो मेरे कहाँ से आएगा? यू गाइज आर मच मोर टैलेंटेड। बताओ ना, अर्निंग्स है कैसे निकालोगे? तुमको एक चीज ध्यान में आ रही है क्या? यहाँ पे उन्होंने इनकम की बात की है, तो यू आर हैविंग वन फॉर्मूला, रियल इनकम इज इक्वल टू इनकम अपॉन CLI। ठीक है, तो इनकम कितने दे दी यहाँ पे आपको? 11,200 दे दी है। CLI कितना दे दिया है? 140 दे दिया है। यस और नो? और इंटू 100, हर एक जगह इंटू 100 है, सिवाय कौन से फॉर्मूले में? फैमिली बजट में। ठीक है, इंटू 100, ये लो रे भाई, इंटू 100 हो गया। तो रियल इनकम कितनी आ गई है? रियल इनकम कितनी आ गई है? अगर आप इसको करोगे, सॉल्व करोगे, करो ज़रा सॉल्व करो, कितने आ रही है रियल इनकम? ये आ जाएगा आपका बाय 14, करो, दिस विल बी कमिंग टू योर 8,000। 8,000 आपकी क्या आ रही है? रियल इनकम आ रही है। फर्स्ट वाले केस से हमें इतना मालूम पड़ गया है कि रियल इनकम आती है 8,000। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, रियल इनकम इज इक्वल टू 8,000। अब क्वेश्चन वापस से पढ़ेंगे। What should be his monthly earning in the year 1999 in order to maintain his standard of living as in the year of 1995? मतलब रियल इनकम जो है वो तुम्हारी सेम है। रियल इनकम क्या है? वो तुम्हारी रियल इनकम क्या है गई? सेम है। समझ में आ रहा है क्या वो क्या बोल रहा है? रियल इनकम क्या हो जाएगी? 8,000 हो जाएगी। तो रियल इनकम का आपको फॉर्मूला क्या पता है? इनकम अपॉन CLI इंटू 100 इज इक्वल टू 8,000। यहाँ पे इनकम तो नहीं पता, ये इनकम तो नहीं पता करंट ईयर की, लेकिन CLI पता है मुझे 1999 का 2। देखो, इनकम नहीं पता, अपॉन 200 पता है, CLI पता है, इंटू 100 ये पता है, और ये है आपका 8,000। ठीक है, तो ये 2 0 तो हो गए कैंसिल, और ये सीधा चला जाएगा, तो इनकम हो जाएगी आपकी 16,000। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सा सम है यार, बहुत इजी सम है। क्लियर? बोलो। 1995 के रियल इनकम को बेस लेके 1999 का इनकम निकाला। समझ में आया? डन। क्या एक बार वापस से बताने की जरूरत है? क्या एक बार वापस से बताने की जरूरत है? नो मैडम, बट आपकी मैडम एक बार वापस से बताएगी। चलो आओ इधर, वापस से क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है। मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से करेंगे, फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं एटलीस्ट। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 1995 का दे दिया है 140, 1999 का दे दिया है 200, यहाँ तक डन। एक पर्सन है जो वो अर्न कर रहा है 11,200 पर मंथ इन द ईयर 1995, ये लो। ठीक है, तो 1999 में वो कितना अर्न कर रहा है? अगर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सेम है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा का खर्चा नहीं है, रियल इनकम सेम है। समझ रहे हो क्या? सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अच्छा, अब थोड़ा सा जो ऊपर जो डेटा दिया था, ऊपर जो इतना डेटा दिया था, ये डेटा को लेके हमने ये हमें फॉर्मूला पता है, इनकम पता है, CLI पता है। ये देखो, ये रहा आपका इनकम, ये रहा तुम्हारा CLI, इंटू 100 किया तो तुम्हारी रियल इनकम आ गई 8,000। बस इसी को ही ये दे दिया आपको 8,000। रियल इनकम की जगह वापस से वो फॉर्मूला पुट किया। इनकम नहीं पता, इनकम निकालनी है, CLI पता है, 200 दिया है, इधर 8,000 दिया, तो इनकम कितनी हो जाएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 16,000। डन एवरीवन। बोलो बच्चे, कमेंट करो रे अच्छे से। तीसरी बार बताने की जरूरत है क्या? फिर कमेंट्स किधर है तुम्हारे? जब तक मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं लगता ना आपके कमेंट को देख के कि हाँ बच्चे आप लोगों को समझ गया, तब तक मैंने छोड़ना नहीं है। समझा क्या क्वेश्चन? सॉल्यूशन समझा पक्का से? यस, ओके। तो बस दैट्स इट, वी हैव फिनिश योर एक्सरसाइज 5.3 ऑल्सो। अब फटाफट से मिसलेनियस एक्सरसाइज
क्या बोलते हैं, जो 5 है वो करेंगे। देख लो फटाफट से कितने क्वेश्चन है। अभी फटाफट से मैं आपको थोड़े कुछ टाइम का ब्रेक दूंगी अगर मुझसे हुआ। ये देखो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये ट्रू फॉल्स है, ये तो जाने दो, तो फटाफट हो जाएंगे। हाँ, सिंपल अग्रीगेट मेथड। अच्छा आपको एक चीज़ और बतानी थी। अच्छा मुझे बताओ, सिंपल अग्रीगेट मेथड याद आ रहा है क्या कुछ? इंडेक्स नंबर में सिंपल अग्रीगेट मेथड याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या था? P1 अपॉन P0, समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इंटू 100, यही था। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सिंपल अग्रीगेट मेथड से याद आ रहा है, Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। वैल्यू इंडेक्स नंबर याद आ रहा है, P1 Q1 अपॉन P0 Q0। अब यहाँ पे ना लास्ट पेज ना पाचेस, चुपचाप आज की वैल्यू अपॉन बेस ईयर की वैल्यू। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अब ध्यान से देखना, बिकॉज माइंड में ना एक ये हो गया है कि पहले लिखना है P1, फिर लिखना है P0, फिर लिखना है Q1 या Q0 लिखना है। नहीं, अब क्या लिखना है? P1 Q1 अपॉन P0 Q0। समझ में आ रहा है? ओके चलो फिर वापस से ये देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। सिंपल अग्रीगेट मेथड से प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है x। इस तरह के क्वेश्चन वी हैड ऑलरेडी डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, लास्ट पेज पाचेज है यार, सेम चीज़ है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा सॉल्यूशन गलत है, दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन गलत है यहाँ का। ठीक है, डीबी क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डीबी प्राइस इंडेक्स नंबर। डीबी मैडम डीबी याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार डीबी याद नहीं आ रहा आप लोगों को? मुझे तो याद आ रहा है, L+P/2 वही है ना, पहले लास्ट पेज निकालेंगे फिर परचेज, फिर अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, ये भी सेम है, इंटू 100 है। मार्शल एजवर्थ में Q0 प्लस Q1 है, ऊपर नीचे Q0 प्लस Q1 है। आई होप आप सभी को फॉर्मूले पूरे मुंह पे रट्टा हो गए होंगे अभी। यस और नो? फॉर्मूले सारे रट्टा हो गए, तुरंत माइंड में फॉर्मूलेज आ रहे हैं? यस और नो? मेन फोकस किया अपन ने फॉर्मूलेज पे। एवरीवन बोलो फटाफट से, याद आ रहा है सारी चीजें? ओके, कोई भी नया क्वेश्चन है तो बताओ, वो करते हैं अपन। वॉल्श प्राइस, एक मिनट, वॉल्श प्राइस अंडर रूट ऑफ Q0 Q1, याद आ रहा है? और यहाँ पे क्या रहेगा? P1 अपॉन P0। क्या बात है यार, ऐश जन्नत, सारे फॉर्मूलेज याद आ रहे हैं। डन, लास्ट पेज परचेज इजी है। हाँ, x निकालना है, फाइंड x इफ लास्ट पेज प्राइस इंडेक्स इज सेम एज परचेज। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जब हमने, ये देखो आज ही किया, कल किया था हमने क्वेश्चन नंबर 9। ये एग्जैक्टली आपके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, डिक्टो सेम है, वो डिक्टो सेम है। x निकालना है, अगर वॉल्श की प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है 150, ये निकाल लेंगे अपन। x निकालना है, अगर परचेज का प्राइस इंडेक्स नंबर दे दिया है 140। हाँ, अब नाउ ये जो आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, किसके? एक्सरसाइज 5.2 के किए हैं, राइट? ये वो वाले क्वेश्चन है। अगर लास्ट पेज दे दिया 25, परचेज दे दिया है 16, तो डीबी और फिशर्स निकालो। समझ में आ रहा है? अगर लास्ट पेज और डीबी दे दिया है तो परचेज निकालो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन दिए, ये सिमिलर है, ये बहुत सिंपल है। फाइंड लास्ट पेज, फाइंड परचेज, फाइंड डीबी, फाइंड मार्शल एजवर्थ, ये क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 भी सेम है। सारे वैल्यूज दे दिए हैं, लास्ट पेज निकालो, परचेज निकालो, डीबी निकालो, मार्शल एजवर्थ निकालो। ये सच में करके देखो, सारे क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है जो हमने नहीं किया है। ठीक है, गिवन दैट ये सारी वैल्यूज दे दी है, मार्शल एजवर्थ दे दिया है 120, समेशन ऑफ P1 Q0 निकालना है और एज वेल एज परचेज निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, डिक्टो सेम है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर की बात आ रही है, अब भी किया हमने लास्ट ईयर्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स वेटेड अग्रीगेट लास्ट ये पूछा है, सॉरी IW वाला पूछा है। यहाँ पे फैमिली बजट मेथड है ये, यहाँ पे इंटू 100 नहीं है, IW अपॉन समेशन ऑफ W।
ठीक है, बस इतना ही है, देख लो, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है। फिर अगेन फैमिली बजट बोला है, उसके बाद में ये क्या दिया है, ओके एक्स दिया है, ठीक है, ये भी किया हुआ है हमने, ये भी किया है। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया कि 2000 का इंडेक्स नंबर, इंडेक्सेशन है, रियल इनकम वाला जो क्वेश्चन किया ना अपन ने, CLI 2000 का CLI दे दिया है। अभी जो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया था, याद आ रहा है, इसका CLI है 150, इसका CLI है 210, यहाँ पे वो बंदा अर्न करता है 13,500, ये कितना अर्न कर रहा है, सेम क्वेश्चन है। ये है आपका ईयर 2000, ये है आपका 2003, खुद से करेंगे, ठीक है, बस गाइस दैट्स इट, फिनिश। इसके बाद में भी, इतना करने के बाद में भी अगर कोई भी डाउट आता है आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, डू लेट मी नो, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल, ठीक है। तो होमवर्क पक्का से करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे, होमवर्क पक्का से करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। मैम क्वेश्चन 15 और 16 करेक्शन करना है, ओके 15 और 16 में करेक्शन दे क्या, जस्ट अ सेकेंड, हाँ क्वेश्चन मॉडिफाई किया है यहाँ पे, ये लो, ये दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन 16 एक बार फटाफट से कर लो, देख लो, करेक्शन कर लो, ठीक है, फोटोज ले लेना। एंड क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन भी मॉडिफाई किया है, ये ले लो, ठीक है। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन टफ जाता होगा ना, जो क्वेश्चन टफ जाता होगा ना, उसे मार्क करना और उसे ही देखना है एग्जाम मोमेंट पे, अदरवाइज कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो टफ जानी चाहिए, सारे क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में कर लिया है, ठीक है। ओके सो गाइज वी विल, किया सत्यम, करेक्शन किया आपने क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 16 डन, यस, ये देखो 15 का करेक्शन कर लो, क्वेश्चन 16 भी कर लो, ठीक है। ओके तो गाइस विल स्टॉप टिल हियर, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय 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 बाय। और याद से पक्का से होमवर्क करो, अपनी जो नोटबुक है वो कंप्लीट करो, ठीक है, अपनी जो नोटबुक है वो फिनिश करो, एग्जाम मोमेंट पे अभी जितनी प्रैक्टिस करनी है करो जी। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसे कुछ अनकॉमन क्वेश्चन नहीं था जो करने लायक था, ठीक है, शांति से करो। एनी डाउट्स आई एम देयर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप एनी टाइम मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलो बाय 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 एवरीवन, टेक केयर।